जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह वीडियो यूपी SSC BPO लेखपाल, दिल्ली पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उन सभी में बहुत काम आएगी। हमारा सबसे पहला सवाल शुरू होता है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक इंजन, यानी जिसे एनालिटिकल इंजन कहते थे। एनालिटिकल इंजन था वो कुछ इस प्रकार से था, इसे देख सकते हैं, एक मशीन थी और इसको जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा सन 1833 के करीब यानी 34 से 46 के बीच में इसे डिजाइन किया गया था और इसे बनाने के लिए उन्होंने पीतल के गियर का उपयोग किया था। यह इलेक्ट्रिकल नहीं था, ये जो है भाप के इंजन द्वारा चलाया जाता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था, यानी कि उसमें मुख्य चीज क्या यूज की गई थी? आपका सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। देखिए वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार से था, इस प्रकार से ये वैक्यूम ट्यूब बना होता था। इस प्रकार जो एनालिटिकल इंजन था और जो प्रथम पीढ़ी के जो इंजन थे उनमें इस प्रकार से ये जो इंजन थे इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर की इस प्रकार की डिजाइन थी। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के तौर पर किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के बाद जो है कंप्यूटर में दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ये इस प्रकार से लिस्ट है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, सेकंड में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था और इसका जो टाइम पीरियड था वो इस प्रकार से था। पहली जनरेशन 1940 से 56 तक चली, 56 से 63 तक सेकंड पीढ़ी और 64 से 71 तक थर्ड पीढ़ी और 71 से 85 तक ये चौथी जो जनरेशन चली और 85 जो प्रेजेंट टाइम तक जो जनरेशन चल रही है ये पांचवी पीढ़ी कहलाती है। तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट इन चिप का उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में जो है VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और पांचवी पीढ़ी में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया है। आपका तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां और कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता 1955 में इसे एस्टेब्लिश किया गया। तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था जिसे जो है हेलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता था, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। और ये जो कंपनी को जो है ब्रिटिश कंपनी थी हेलोरिथ, इसने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था जिस समय 1955 में इसकी लागत 10 लाख रुपए आई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जैक किल्बी द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत प्रपथ या फिर IC जिसे कहते हैं। IC देखिए कुछ इस प्रकार से लगी होती है, जैसे आप मदरबोर्ड या प्लेट्स देखते हैं फोन की हो किसी की, तो उनमें IC इस प्रकार से लगी हुई होती हैं। IC का जो आविष्कार जो है 1958 में जैक किल्बी के द्वारा किया गया। IC पैकेजिंग चिप को सर्किट बोर्ड से जोड़ने में मदद करता है और यह आमतौर पर प्लास्टिक या सिरेमिक से बनी होती है। IC दो प्रकार की होती है, डिजिटल और एनालॉग। तो एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार की IC होती हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? CPU कहते हैं। इसमें जो है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं, ये आता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझने के लिए इस डिजाइन को समझिएगा आप। देखिए ये हो गया आपका CPU इस प्रकार से होता है। CPU के अंतर्गत जो है आप कार्य प्रणाली या प्रोसेसिंग देखेंगे इसकी, तो इसके अंतर्गत तीन चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं, मेमोरी। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है ये इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल स्थापित करता है और जो ALU होता है वो गणितीय और तार्किक क्रिया हल करता है। तो इनका ये अलग कार्य होता है। और तीसरा होता है मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शुरू करने के निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं? तो देखिए कंप्यूटर जब हम शुरू करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन कहाँ पर स्टोर किया जाता है? रोम में, रैम में, DVD या कैश मेमोरी में? आपका सही आंसर होगा इसमें रोम। देखिए रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी
कहा जाता है। ये रोम उसका संक्षिप्त रूप है। ये स्थायी या अर्ध स्थायी डेटा वाले कंप्यूटर मेमोरी चिप्स को संदर्भित करता है, और रैम के विपरीत, यानी रोम जो है रैम के विपरीत नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। जब आप अपना कंप्यूटर बंद करते हैं तब भी रोम की सामग्री बनी रहेगी। कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या क्या हैं? सीपीयू मेमोरी या टेप मेमोरी, फ्लॉपी या डिस्क। इनपुट आउटपुट प्रिंटर और माउस, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीपीयू। ये सीपीयू हो गया आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज, जैसे माउस, कीबोर्ड, और एक आपकी मेमोरी। तो ये चीज़ें मुख्य होती हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। हमारा अगला सवाल है, आस्की एक कूट लेखन प्रणाली है जो कितने विभिन्न कैरेक्टर्स प्रदान करती है? जैसे अल्फा 1 2 3 4 9 तक गिनतियाँ होती हैं, ABCD अल्फा कोड होते हैं, और @ हैशटैग, इस प्रकार से ये कोड प्रदान करती है। तो इसके लिए जो है साथ ही 128 ये HTML और इंटरनेट पर आधुनिक कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले वर्ण सेट सभी आस्की पर आधारित हैं। तो आस्की का फुल फॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मॉडेम। मॉडेम जो कुछ इस प्रकार से होता है, और ये इस आधार पर काम करता है कि माना कि आपने कहा यहाँ एक कंप्यूटर रखा है, यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है, यहाँ से आपको जो है कोई व्हाट्सएप द्वारा कोई इमेज भेजना है नेट के द्वारा। तो मॉडेम यहाँ पर जो हमारा सिग्नल है डिजिटल सिग्नल के रूप में मॉडेम तक जाएगा। मॉडेम उसे कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग फिर मॉडेम पर लास्ट मॉडेम पहुँचाएगा, और ये मॉडेम फिर इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, वो डिजिटल सिग्नल ही रिसीव करता है, और जबकि जो सिग्नल चलता है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में चलता है। इसलिए तो मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के काम में आता है। अगला सवाल है, MICR स्कैनर किसका उदाहरण है? इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है, किस तरह का ये? तो देखिए MICR जो है एक इनपुट डिवाइस है। MICR कुछ इस प्रकार से होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तकनीकी का इस्तेमाल इसमें जो है बैंकिंग के उपयोग में चेक और अन्य दस्तावेजों की प्रोसेसिंग को सरल बनाने के लिए इसमें किया जाता है। तो यह चेक होता है, इन्हें चेक करने के लिए MICR स्कैनर का प्रयोग बैंकों में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन से पोर्ट विशेष प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ते हैं? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडी जो पोर्ट होते हैं ये होते हैं। देखिए मिडी जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। कंप्यूटर में पोर्ट जो होता है कंप्यूटर और बाहरी डिवाइस के बीच कनेक्शन पॉइंट जो होता है उसमें काम आता है। जैसे आपके सिस्टम में इस प्रकार से खाने बने हुए होते हैं, ठीक है, इसमें जैसे गाने वाला वो लगा दिया, माइक का प्लग लगा दिया, इसमें USB लगा दिया। तो ये जो प्लग होते हैं इन्हें हम पोर्ट कहते हैं। ये सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल पोर्ट, USB पोर्ट, जैसे इसमें USB लग जाता है, पावर कनेक्टर पोर्ट, मॉडेम पोर्ट, इस प्रकार से ये होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस के तौर पे कहा जाता है ये होता है, और कंपाइलर भी जो भाषा के तौर पे उपयोग किया, जबकि वर्ड प्रोसेसर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग जो डॉक्यूमेंट्स को लिखने, एडिट करने, टेक्स्ट लेआउट की रचना करने और कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रीव्यू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रिंटेड कॉपी कैसे दिखाई देगी इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सभी वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में की लॉगर से आप क्या समझते हैं? आपका सही इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, की स्टॉक शायद कंप्यूटर की रियल टाइम गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर होता है की लॉगर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर जीवन भर नहीं बदला जा सकता, यानी कंप्यूटर में जो हमेशा बने रहते हैं वो होती है मेमोरी रोम। रोम को जो है कभी भी बदला नहीं जा सकता, ये स्थायी मेमोरी होती है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम।
तो आपकी जो रोम और रैम होती है, यानी कि रोम कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा को पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ये एक तरह की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें मौजूद डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है। और जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो अस्थायी रूप से डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है। अगला सवाल है हमारा, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? इसे समझने से पहले आप एक इस लिस्ट को समझ लें, तब समझ में आएगी कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। 1 टेराबाइट निकालने के लिए आपको देखना होगा, ये समझना होगा। देखिए किलोबाइट में जो है इतनी वैल्यू होती है 10 की पावर 3, और मेगाबाइट में 10 टू द पावर 6, 9 की वैल्यू गीगाबाइट में, 12 टेराबाइट, पेटा 15 में। इसी तरीक़ा से अगर आप ऐसा पद्धति में देखेंगे और इसे बाइनरी सिस्टम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू ये होती है। किलोबाइट में 2 की पावर 10 यानी 1024, आप 2 की पावर 10 करेंगे सॉल्व तो 1024। मेगाबाइट करेंगे तो 10 टू द पावर 20 हो जाएगी, 10 टू द पावर 30 करेंगे गीगाबाइट, 10 टू द पावर 40 करेंगे टेराबाइट। जब आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि 1 टेराबाइट जो है कितने के बराबर होता है, कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, यही पूछा है ना। आप 10 टू दी पावर 12 में इसका भाग दे दें मेगाबाइट का, तो मेगाबाइट की वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो सवाल क्या था हमारा, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट 10 टू दी पावर जीबी में करेंगे तो ये सही है, और मेगाबाइट में और किलोबाइट में निकालेंगे तो सही है, क्योंकि 10 टू दी पावर -12 में अगर आप 10 की पावर आप 9 करते हैं तो ये गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट में करते हैं तो 6, और किलोबाइट में करते हैं तो 9। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए 2 कथनों के संबंध में सही या गलत बताइएगा। एस रैम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का मतलब क्या होता है? डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए दोनों गलत है। एस रैम शॉर्ट नहीं होती, स्टैंडर्ड होती है। डी का मतलब डायनामिक होता है। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों कथन असत्य हैं। तो रैम जो है 2 प्रकार की होती है, डायनामिक डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम। डी रैम एस रैम। अगला सवाल है, कौन सी मेमोरी ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कुछ इस प्रकार से होती है, और ये जो है कॉन्सेप्ट्रिक ट्रैक्स में सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इस प्लेट को जो आपने देखी होगी ना, एक सीडी टाइप की होती है इस प्रकार से, तो इसे जो है एक कॉन्सेप्ट्रिक ट्रैक्स में सेपरेट किया जाता है। ये ट्रैक्स होती है यहाँ रखी हुई है। प्रत्येक ट्रैक्स में कई सेक्टर होते हैं जो डेटा की समान मात्रा को होल्ड कर सकते हैं। आपने कभी कैसेट देखी हो तो उसमें धारियाँ लगी होती हैं नोकर के, इन्हें हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। और डिस्क की सबसे छोटी फिजिकल स्टोरेज यूनिट को सेक्टर में कहा जाता है, जबकि फाइल सिस्टम में इसकी निश्चित इकाई जो 512 बाइट्स होती है। ये कई बार पूछ लिया गया है। अगला सवाल है हमारा, डेटा अवधारणा क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर और अर्धचालक मेमोरी का सही उदाहरण है? तो देखिए अस्थिर और अर्धचालक यानी कि अस्थिर है, स्थायी नहीं है, तो इनमें से रोम तो होगी नहीं, क्योंकि रोम तो मेमोरी जो है स्थायी होती है। आपका एस रैम और डी रैम इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, किस इकाई के निम्नलिखित उदाहरण हैं? ये वैल्यू दी गई है, आप बताइए ये क्या चीज़ है, मतलब किस इकाई में है? बाइट में, बिट्स हैं या निबल है? आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निबल। क्योंकि एक बिट जो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है। एक बिट केवल 0 या 1 स्टोर करती है, एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। इसीलिए आपने देखा ना, तो यहाँ पर जो 0101 है इसमें 4 बिट हो गई, क्योंकि 0 या 1 इसे एक बिट कहते हैं। तो 4 बिट्स बराबर क्या हो गया? एक निबल, क्योंकि एक जो निबल होता है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। अगले सवाल को देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है हमारा 20वां सवाल। निम्न में से कौन सी मेमोरी बहुत तेज है और सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर का रूप में कार्य करती है? तो देखिए सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में हाई स्पीड बफर का कार्य जो करती है वो कैश मेमोरी होती है। आपने मोबाइल को देखा कभी, कैश मेमोरी क्लियर कीजिए, तो जो क्लियर आप करते हैं वो यही है, वो स्पीड बढ़ा देती है। जैसे क्लियर होती है मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है, सिस्टम की जो भी है।
तो आपकी जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी एक छोटी और हाई स्पीड मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी से डाटा एक्सेस करने और औसत समय को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। तो जैसे सीपीयू में जो मुख्य मेमोरी है यहाँ पर, और यहीं पर ये इसका उपयोग किया जाता है। तो साथ ही फाइनली इस वीडियो में कंप्यूटर के हमने किन किन चैप्टर को कवर कर लिया है, तो आपको बताता चलूँ। कंप्यूटर का इतिहास से संबंधित सवाल पढ़े हमने इसमें, कंप्यूटर का मूल सिद्धांत, कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी, इन 5 चैप्टर के सवाल 20 हमने कवर किए। अच्छा, जो अन्य जो चैप्टर हैं कंप्यूटर में, आप देखेंगे कंप्यूटर किताब उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ और चैप्टर जो होते हैं, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल, साइबर सुरक्षा, शॉर्टकट कुंजियाँ होती हैं कुछ, कंट्रोल आल्ट वाली, कंप्यूटर का संक्षिप्तीकरण शॉर्ट नेम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट और ईमेल, सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ये बाकी चैप्टर बचे आते हैं, इन्हें अन्य वीडियो में समझ लेंगे। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।